नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूं उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। अब ये आप कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है। और ये जो स्टॉक है इसके बारे में जो कमेंट सेक्शन में उसमें बार बार लगातार क्वेरी आ रही थी कि भैया इन्फीबीम में करना क्या है। और रीज़न बहुत साफ है। कंपनी के आप रेवेन्यूज़ देख लीजिए, शानदार ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी एक काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, कंपनी की जो एक्सपेंशन है इवन इन द इंटरनेशनल मार्केट वो बहुत अच्छी है। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप देखोगे कंपनी की जो वैल्यूएशन है ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों की पॉजिटिविटी के बावजूद ऐसा क्यों है कि DIIs इस स्टॉक से एकदम दूर रहते हैं, ठीक है। अगर आप इसका सवाल का जवाब जानते हैं या आपकी कोई राय है कि क्यों DIIs इस स्टॉक से दूर रहते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा। मैं और मेरे व्यूअर्स भी जो भी देखेंगे इस वीडियो को उनको भी एक बहुत ही प्यारा इंसाइट मिलेगा, एक अच्छा डिस्कशन होगा आपके साथ। मैं कुछ जो मेरे आप कह सकते हैं जो मेरा पर्सपेक्टिव है आपसे शेयर करूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ पॉइंट ऐड आउट करें अगर आपको यहां कुछ भी समझ में आता है तो। और इसके साथ साथ FIIs फिर भी आप देखेंगे तो स्टॉक में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इन्वेस्टेड हैं, बट अल्टीमेटली जो प्रमोटर है वो इसमें इन्वेस्टेड है थोड़ा सा, और पब्लिक के पास ह्यूमंगस आप कह सकते हैं इसमें होल्डिंग रखी हुई है। तो आज इन्फीबीम में चर्चा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा एक अच्छा ये वीडियो होने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और अगर आप इसी प्रकार के किसी और अन्य स्टॉक में जो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, जहाँ पर थोड़ा ट्रिकी चीज़ें चल रही हो, जहाँ पढ़ने का बहुत अच्छा रहे, उन स्टॉक्स का अगर आप किसी एनालिसिस चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी उसके ऊपर वीडियो बनाने की बहुत बहुत ज़्यादा आपसे उत्सुकता रहती है। और जिन्होंने भी ये कह सकते हैं इस स्टॉक का नाम दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ अब वापस आते हैं अपने स्टॉक के ऊपर। देखिए, अच्छा ये जो स्टॉक है ना पिछले एक साल में आपको मोर देन 55% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका। लेकिन जब आप पिछले 5 साल में वापस जाओगे आप देखोगे इस स्टॉक को, आपने ये देखिए एक बार स्टॉक 9 अप्रैल 2020 में 8.63 पैसा, वहां से स्टॉक ने आपको 216% रिटर्न दिया, ठीक है। फिर वहां से गिरावट हुई और आप देखेंगे बड़ी गिरावट होते थे, 50% नेगेटिव रिटर्न हुआ। लेकिन फिर 18 अगस्त 2023 से अगर आप देखोगे स्टॉक ने एक बड़ी छलांग लगाई और आपको 179% का रिटर्न दिया 2 फरवरी तक, अगस्त से फरवरी में। और बल्कि उससे ऊपर आप जाओगे 1 मिनट वहाँ से ऊपर जाओगे तो आप देखोगे तो आपको इस स्टॉक ने 190% रिटर्न दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, वहाँ से स्टॉक गिरते गिरते अब वापस से ऑलमोस्ट 60% क्रैश हो चुका है। और कहीं ना ये जो आप देख रहे हैं ना ये एक बड़ा सपोर्ट है, आप कह सकते हैं एक ये बहुत बड़ा सपोर्ट था साइकोलॉजिकल, जो बहुत बुरी कदर टूट चुका है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिटवीन 10 to 15 इसके लिए एक ह्यूज सपोर्ट जोन होगा। और अगर किसी का विजन एटलीस्ट 2 से 3 सालों के लिए है तो मुझे लगता है इन्फीबीम एवेन्यू अगर बाजार में न्यूट्रल बाजार रहता है, क्योंकि देखिए आपको ये समझना पड़ेगा अगर बाजार में गिरावट होगी, USA का अगर हम बात करें जिस प्रकार से वो टैरिफ और तमाम वॉर चल रही है, रिसेशन की बात हो रही है, तो इन्फीबीम यहाँ से रॉकेट बन जाएगा, ये सोचना भी गलत है। लेकिन हाँ ऑन अ नॉर्मल, ठीक है, ऑन अ नॉर्मल मार्केट इन्फीबीम आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है और कंपनी इसकी मेहनत भी कर रही है, ठीक है। तो आगे इन तमाम चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या चल रही हैं, इस पर चर्चा हम करेंगे। आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 मिनट एक चीज़ आप देखिए, कंपनी के पास एक बहुत अच्छे मार्क्यू क्लाइंट यानी बहुत टॉप नॉच क्लाइंट हैं, ठीक है। और तमाम इंडस्ट्रीज में बात करें भारत में ताज, ITC होटल, मेक माई ट्रिप, आप कह सकते हैं फ्री चार्ज, पेटीएम, यात्रा, विस्तारा, ओला मनी, अमूल, एमीवे, यानी आई मीन ग्रेट क्लाइंट्स। और ये मैं इनके आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है वहाँ से आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और जो GCC है, अब जिन्हें GCC नहीं पता, गल्फ आप कह सकते हैं गल्फ काउंसिल जो कहा जाता है, ठीक है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। गल्फ यानी मिडिल ईस्ट के आसपास के एरियाज। एट द टॉप डेमैक, नकेल, रेडिसन,
आप देखिए क्राउन प्लाजा और इस याहू, DHL, इस प्रकार के बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और मोर देन 10+ मिलियन टोटल मर्चेंट इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फिनटेक काइंड ऑफ कंपनी। आप जो जब भी आप पेमेंट करने जाते होंगे तो एक CC रेवेन्यू आपको दिखता होगा, ये उसी की बात करती है। स्ट्रॉन्ग मर्चेंट और एडिशन कहाँ पे है, पेमेंट कंटिन्यूस। ओके, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। नाउ अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंपनी कुछ इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी किए हैं फॉर बिकमिंग ग्लोबल फिनटेक प्लेयर। एक ग्लोबल फिनटेक प्लेयर बनने के लिए उन्होंने बहुत सारी एक्सपेंशन भी की हैं। आप देखें, टारगेटिंग 12 to 15% इंटरनेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेमेंट्स रेवेन्यू बाय फाइनेंशियल ईयर 28। कंपनी का ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 28 के अंत होते होते हमारा जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 12 से 15% के बीच होने वाला है। और गल्फ काउंसिल, देखिए इसमें क्या क्या देश आते हैं अगर आप देखोगे, कुवैत आता है, ओमान आता है, UAE आता है, सऊदी अरेबिया, ओमान और ये देश आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप UAE और ओमान का जो ऑपरेशनल हो चुका है ये, ठीक है, और सऊदी टू रीस्टार्ट इन फाइनेंशियल ईयर 25। USA ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ये ऑपरेशन हो जाएगा फाइनेंशियल 25 में। साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे और अदर ज्योग्राफी में ये आने वाले 3 से 5 सालों में एड ऑन होंगे। ऑल इंटरनेशनल बिजनेस आउटसाइड इंडिया ये मैनेज होगी इनकी जो UAE सब्सिडरी है। ठीक है, और प्लान्स टू एक्सपैंड टू मल्टीपल कंट्री ओवर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर जिस प्रकार की ये बात कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनी है वो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर एक काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल बेसिस पे बढ़ सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये भाई केवल बातें कर रही हैं कि इंडिया में क्या ये बिजनेस की भी है। जी हाँ, कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है। और इसके लिए अगर मैं आपको यहाँ लेकर के चलूँ, आप देखें यहाँ पे स्क्रीनर में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और आप सोचिए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 4,653 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो चुकी है। आपको ये इंडस्ट्री की पी से भी सस्ता मिल रहा है। आप समझिए इस चीज़ को। कंपनी की प्रॉब्लम क्या, देखिए ROE बहुत कम है, ROCE भी कम है कंपनी की। ठीक है, रिटर्न इक्विटी और कैपिटल इक्विटी यहाँ पे आप देखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड माफ कीजिएगा, यहाँ पे कम है। ठीक है, और डेट इक्विटी ना के बराबर है। कैश तो भर भर के है इस कंपनी के पास। इसके साथ साथ इनटेंजिबल इनकी आप अगर एसेट देखोगे वो फिनोमिनल है। इसके साथ साथ पिछले 3 साल का कैश फ्लो 560 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो 428 करोड़, यानी कैश फ्लो भी पॉजिटिव है कंपनी। प्रोमोटर यूनिटी थोड़ी कम है, नो डाउट 27.4%, ये पिछले कुछ सालों में थोड़ी कम भी हुई है। ठीक है, लेकिन कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। 6 पेट्रोस्की इसको इशारा कर रहे हैं कि कंपनी ठीक है। अभी देखिए डिविडेंड कंपनी देती नहीं है 0.30% का। और मुझे अच्छी बात ये लगती है कि जो कंपनी ने डिविडेंड ज़्यादा नहीं देती उनका फोकस ग्रोथ की ओर बहुत ज़्यादा रहता है। और आप एक फिनटेक कंपनी है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आप देखें 2017 में बनी कंपनी है। ये बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे सर्विस, और यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा आता है इनको, ई-कॉमर्स और अदर एंसिलरी सर्विसेज। ओके, नाउ आप यहाँ पे नीचे चलोगे, आप देखिए पिछले कुछ समय में ना एक अनप्रेसिडेंटेड वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ हो रहा है कंपनी में। ठीक है, और हमें मार्च क्वार्टर का ना अपडेट का बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और देखिए FIIs ने जिस प्रकार की सेल ऑफ की है, कहीं ना कहीं असर उसका आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा। और एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे कंपनी को आप देखोगे तो अपने आप कह सकते हैं जो 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रही है, 200 DMA के भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। अब एक और जो आप कह सकते हैं रिटेल निवेशकों के दिमाग में है कि क्या रिटेलर से माल निकाल करके अब DIIs अपना जो माल भर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा मैं। और ये भी एक क्वेश्चन था कि भैया क्या DII से माल भर रहे हैं, तो तमाम क्वेश्चन की चीज़ें देखिए कौन से इसमें क्या है। नो डाउट प्रमोटर की होल्डिंग कम है। और एक और कंपनी की प्रॉब्लम जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि DIIs को एक इससे थोड़ा दूरी बनाने में मदद कर रही है, या DII स्टॉक में नीचे थोड़ा दूर रह रहे हैं, और वो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। वो मात्र 3.92% में रही है पिछले 3 सालों के अंदर। और आप देखेंगे, और ये काफ़ी बड़ा एक हर्डल होगा किस चीज़ों के लिए, एज अ कंपनीज के लिए, एज अ DIIs के लिए कि इसमें निवेश करें। और
प्रमोटर की होल्डिंग पिछले 3 सालों में घटी है, 3.5 पर ज़्यादा की सेल ऑफ इन्होंने की है, जो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं मानता हूँ। ओके, अब अगर आप नीचे आओगे, आप इसके क्वार्टरली नंबर्स में नजर डालिए। देखिए कंपनी का जो सेल्स है वो नो डाउट अनप्रेसिडेंटेड वे में बढ़ रहा है, ठीक है। बल्कि इसकी बजाय ना हम ना ईयर ऑन ईयर पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखें, यह है मार्च 2013 का, आपकी सेल्स कितनी थी? 151 करोड़ रुपए मात्र, जो आप कह सकते हैं आज बढ़ करके शानदार बढ़ोतरी करके 3000 करोड़ से ऊपर चली गई है मार्च 2024 में, ठीक है। और मार्च 2024 में आप 3000 करोड़ से ज़्यादा की सेल ऑफ कर चुके हो। और अगर आप ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखोगे भाई साहब 62% थी यहाँ पे मार्च 2024 तक। और आप देखिए यहाँ पे सेल्स एक्सपेंसेस में कंपनी का यहाँ पे बढ़ोतरी है, लेकिन आप जब नेट प्रॉफिट देखते हो ना, जहाँ 2023 में आपका 25 करोड़ का लॉस था, आज आप बढ़ करके मार्च तक 208 करोड़ का प्रॉफिट किए हो, और ये ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है। और मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ, इन चीज़ों में अगर आपको लग रहा होगा हाँ यार बढ़ोतरी उतनी नहीं है, फिनटेक लैंडस्केप में जिस प्रकार का कंपटीशन बढ़ रहा है, चाहे वो पेटीएम के सामने हो, चाहे वो फ़ोन पे आ गए हों, चाहे भाई साहब जियो भी आ रहे हैं अब तो इतनी ज़्यादा कंपटीशन के बीच कहीं ना कहीं डीआईआईस एक बात ये सोच रहे होंगे कि इसमें ना कंपटीशन कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के कारण भी कहीं ना कहीं डीआईआईस थोड़ा सा दूर रहना है। और देखिए जब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा नहीं रहता ना, तो डीआईआईस थोड़ा दूर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भैया हमको तो रिटर्न चाहिए, ठीक है। और आप ऐसा तो कर नहीं सकते। हाँ, एलआईसी शायद इसमें आ जाए, क्योंकि एलआईसी जहाँ भी कम रिटर्न होता है वहाँ पहुँच जाती हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा ब्रॉडर वे में सोचेंगे तो मुझे पर्सनली लगता है आने वाले कुछ सालों में, ठीक है, इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, और मैं बात कर रहा हूँ 3 से 5 सालों में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डाउट है इस कंपनी को कोई एक बड़ी जाइगेंटिक कंपनी, चाहे जियो हो और अन्य कोई बड़ी पेमेंट कंपनी हो, वो उसे एक्वायर भी कर सकती है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और जब ऐसा होगा स्टॉक अनप्रेसिडेंटेड में भागेगा। तो ये भी एक सिनेरियो आपको याद रखना है, ठीक है। आप जबरदस्त इसका कैश रिजर्व देखो, रिजर्व सितंबर 2024 में 3300 करोड़ के ऊपर के पास कैश है, 3300 करोड़ के ऊपर कैश। यानी आप पहली चीज या तो अधिग्रहण होने की तैयारी करोगे या आप खुद ही किसी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर लोगे। अगर कंपटीशन बढ़ता है, आपको लगता है यार कुछ एक्विजिशन की जरूरत है, तो कंपनी एक ह्यूमंगस कैश रिच कंपनी है। और इतना ही नहीं, हम बहुत सारी कंपनी चीज़ें छोड़ देते हैं। आप इसमें ना फिक्स एसेट में देख रहे हैं 2460 करोड़, इसमें कंपनी के पास क्या चीज़ सबसे ज़्यादा है? इनटेंजिबल एसेट अगर आप देखोगे 1700 करोड़ से ज़्यादा का है। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें होती हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। इंटेंजिबल मतलब ये होता है। तो इतनी शानदार कंपनी के पास कैश रिच तमाम चीज़ें। डेबिटर डेज अगर आप देखोगे 15 दिन है डेबिटर डेज, यानी पेमेंट भी फटाफट आ रही हैं, ऐसा तो नहीं। और खैर जिस प्रकार कैश फ्लो है हम सबको पता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम अक्सर आती है यहाँ पे। आप देखें DIFIS के पास 7% ज़्यादा की होल्डिंग है, DIS है ही नहीं। माल कौन रखा हुआ है? पब्लिक, ठीक है। और मुझे पर्सनली लगता है कि मार्च की एक अपडेट में मुझे ये जानना है क्या पब्लिक से माल हटा करके DIS और FIIs और खरीद रहे हैं, या DIF पब्लिक ही माल खरीदे पड़ी है। और जब तक आपको समझना पड़ेगा माल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा ना, आपको कोई बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाए इसके चांसेस कम है, ओके। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर बड़ी गिरावट हो जाए और आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी कदम उठा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप नोट्स में जाओगे, आप एक एक करके देखोगे कंपनी ने जो स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट किए हैं, कंपनी ने कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर की है रेडिफ में, और ये प्रोवाइड करता है 65 मिलियन मंथली विजिटर, और ये इनेबल करेगा कंज्यूमर पेमेंट में। कंपनी ने किस लिए अप्लाई किया है? TPAP लाइसेंस अंडर द रेडिफ पे ब्रांड, जो UPI सर्विस ऑफर करेगा, और ये एम टू इंटीग्रेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट इनटू अ सिंगल डिजिटल सिस्टम, ओके। तो आप समझिए कि कंपनी नो डाउट फ्यूचर रेडी है,
काम कर रही है। कंपनी ने इतना ही नहीं, रेडिफ 1 भी लॉन्च किया है। ये एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सूट होगा बिजनेसेस के लिए, कंबाइनिंग ERP, CRM और HRM सॉल्यूशन। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें आगे डिजिटल पेमेंट इनोवेशन की, तो कंपनी ने रिसीव्ड अप्रूवल फॉर CC एवेन्यू साउंड बॉक्स मैक्स। अब ये क्या है? ये टैप टू पे POS डिवाइस है जो ट्रांजैक्शन स्पीड को बढ़ाएगा और सिक्योरिटी बढ़ाएगा। ओके, यानी कंपनी अब जो अन्य आप साउंड बॉक्स देख रहे हैं जो टैप एंड पे की चीज़ें कर रहे हैं, उसके लिए भी आगे बढ़ते दिखाई दे रही है इन चीज़ों में। और इतना ही नहीं, कंपनी आप देखेंगे 1.8 लाख नए मर्चेंट इन्होंने Q3 में ऐड किए और ये ग्रोथ रेट दिखा रही है 2000 मर्चेंट्स पर डे। ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी की एक और अपडेट बहुत अच्छी लगती है मुझे, AI और डेटा सेंटर इनिशिएटिव। कंपनी ने एक फ्रोनोटिक AI इस्टेब्लिश किया है, पायनियर इनोवेशन कहाँ पर? AI टेक्नोलॉजी में। और ये 5 से 10% का रेवेन्यू टारगेट कर रही है आने वाले 2 से 3 सालों में। कंपनी ने AI ड्रिवन सॉल्यूशन भी लॉन्च किया है, जैसे AI फैसिलिटी मैनेजर फॉर सेक्टर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर और रिटेल। ठीक है, कंपनी ने एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर भी इनिशिएट किया है स्ट्रैटेजी अंडर इन्फीबीम क्वांटम एज, और ये प्लान कर रही है 2 से आप कह सकते हैं 2 मेगावाट टू 10 गीगावाट। बात करें मार्केट एक्सपेंशन की, तो आपको समझना पड़ेगा अभी भी जो डिजिटल पेमेंट सेक्टर है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो करे कहा जा रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है ये 1.89 ट्रिलियन डॉलर कोई पार करे 2025 में। और इंटरनेशनल मार्केट जो कंपनी टारगेट कर रही है GC में, और कंपनी ने सक्सेसफुल मर्चेंट एक्विजिशन की है सऊदी अरेबिया और UAE में, और एंटिसिपेटिंग 20 से 25% और हमने ऊपर चर्चा की है नेक्स्ट 2-3 ईयर। हाँ, क्या सब हरा हरा है? कोई कंपटीशन है ही नहीं? जी नहीं, बिल्कुल कंपटीशन है। क्या कंपटीशन है यहाँ पे? कंपनी कॉम्पिटिटिव प्रेशर फेस कर रही है डिजिटल पेमेंट सर्विस से स्पेस में, और इनको विथ नीड टू मेंटेन ग्रो मार्केट शेयर अगेंस्ट प्लेयर कैसे? रेजर पे, पेयू, बिल्डेक्स, ये जो तमाम लोग हैं ना, इनके सामने कंपनी को कंपटीशन फेस करना है, सीवियर कंपटीशन। एक्नॉलेज पोटेंशियल डाउनवर्ड प्रेशर ऑन मार्जिन्स। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल चीज़ है, कंपटीशन लगातार बढ़ेगा, आपके मार्जिन में असर होगा। द नीड टू अट्रैक्ट अ बॉर्डर मर्चेंट बेस। मैनेजमेंट इस बात को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर ग्रोथ को। डिस्पाइट चैलेंजेस, कंपनी इनोवेशन फोकस कर रही है और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टू ड्राइव रेवेन्यू। ओके, तो इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप देखेंगे कंपनी एक फुल फ्लैश तरीके से आपको आगे बढ़ती दिखाई देगी। प्लान्स टू लेवरेज द एग्जिस्टिंग यूजर बेस फ्रॉम रेडिफ। ठीक है, जो रेडिफ के यूजर हैं उनसे उनके यूजर बेस बढ़ेंगे और उनको वो फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग कर पाएंगे, जिसमें क्रेडिट आता है, वेल्थ मैनेजमेंट आती है और एम्बेडेड फाइनेंस आती है। कंपनी एम्फसाइज कर रही है इंपॉर्टेंस में बिल्डिंग अ सुपर ऐप टू फैसिलिटेट सीमलेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर यूजर। पर देखिए यार, यूजर ऐप ना इंडिया में अभी तक सक्सेसफुल रहा नहीं है, तो इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हूँ। बट देखिए कंपनी किस तरह काम करती है। कंपनी बहुत ज़्यादा मोनेटाइजेशन एवेन्यूज ढूंढ रही है UPI के बियॉन्ड, जिसमें क्या है? एडवर्टीजिंग, एंटरप्राइज ईमेल सर्विस टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम रेडिफ प्लेटफॉर्म में। मुझे ऐसा लगता है रेडिफ अगर अच्छा काम किया तो ये वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ओके, तो नो डाउट कंपनी में कहीं ना कहीं इश्यूज है। जो एक सबसे बड़ा जो मुझे पर्सनली एक इशू कह लीजिए या स्टॉक न चलने का रीज़न है, वो जब तक यहाँ से माल इधर से उधर नहीं जाएगा। इंतज़ार कीजिए मार्च क्वार्टर की अपडेट का। अब तो Q4 के नंबर्स भी आने शुरू होने वाले होंगे, हमको ज़रूर देखना पड़ेगा मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा, और आने वाले समय में ट्रंप का जो इशू है वो किस तरह अन्य टेक्नोलॉजी कंपनी को भी असर करता आपको दिखाई देगा। ओके, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।